हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैंटीज क्लासेस। तो आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 3 का पार्ट 8 कवर करेंगे। ये हमारी वीडियो सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे हम पार्ट 8 देखते हैं। इसका पहला टॉपिक देखते हैं, लैंग्वेज एंड कंटेंट। इसका मतलब होता है कि वहाँ पे कौन सी भाषा यूज़ की जाती थी और उनकी क्या विषय वस्तु हुआ करती थी। महाभारत के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो महाभारत जो है, इसकी अगर हम लैंग्वेज देखें तो ये संस्कृत हुआ करती थी। लेकिन संस्कृत जो है ना, ये इतनी टफ नहीं हुआ करती थी जो कि वेदों में, प्रशस्तियों में हुआ करती थी। तो इतनी टफ नहीं होती थी, ये थोड़ी सी सिंपल होती थी, इजी टू अंडरस्टैंड हुआ करती थी, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है पढ़ा गया, समझा गया। ठीक है। अगर हम इसको महाभारत को देखें तो इसको दो हिस्सों में क्लासीफाई किया गया है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, एक हिस्सा है इसका नैरेटिव और दूसरा है इसका डिडैक्टिव। ठीक है। डिडैक्टिव जो है, इसका मतलब होता है जहाँ पे हमें उपदेश वगैरह दिए जाते हैं। अगर कोई प्रवचन वगैरह दे रहा है, उपदेश दे रहा है, कोई सीख दे रहा है, तो वहाँ पे डिडैक्टिव यूज़ होगा। और नरेटिव जहाँ पे स्टोरी टेलिंग होती है, कुछ इलाबरेट करके समझाया जाता है, तो वहाँ पे हम नरेटिव यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिडक्टिव एंड नरेटिव जो था ना, ये पूरी तरीके से वाटर टाइट नहीं था। मतलब ऐसा ही हो, इसमें ज़रूरी नहीं था कि नरेटिव में सिर्फ स्टोरीज हों और डिडक्टिव में सिर्फ आपके उपदेश हों। ये कभी कभी इंटरचेंज भी हो जाता था। हमें कुछ ऐसे नरेटिव्स भी मिले हैं जहाँ पे हमें क्या है, उपदेश देखने को मिले हैं, और कहीं पे ऐसे डिडक्टिव भी मिले हैं जहाँ पे हमें स्टोरीज देखने को मिली हैं। तो इसलिए क्या है, ये वाटर टाइट नहीं है। मतलब पूरी तरीके से ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम एक फिगर देखेंगे। ये फिगर में क्या है, जो आपके ये कृष्ण भगवान है ना, ये अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। किस बात के लिए उपदेश दे रहे हैं? जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन जो है अपने भाई बंधुओं को मारने से मना कर रहे थे। तो ये इनको बता रहे थे कि किस तरीके से हम जो है बुराई पर जीत हासिल कर सकते हैं, है ना। जो इंसान जो है वो कर्म के हिसाब से ही जाना जाता है। तो आपके भाई बंधु हों चाहे कोई भी हो, वो कर्म के हिसाब से अगर गलत है तो उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से उसको उपदेश दे रहे हैं। यहाँ पे बताया गया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डिडक्टिव सेक्शंस ऑफ द महाभारत इज द भगवत गीता। तो भगवत गीता ऑलमोस्ट सब बच्चे जानते ही होंगे। यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा जो है, ये अर्जुन को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से कुछ उपदेश दे रहे हैं, कुछ निर्देश दे रहे हैं। तो ये पेंटिंग के माध्यम से, स्कल्पचर के माध्यम से हमको बताया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे महाभारत की, तो यहाँ पे इसको इतिहास में डाला गया था। यानी इसका मतलब क्या है कि ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि महाभारत क्या है, एक सबसे पहली ऐसी बैटल स्टोरी है जहाँ पे आप अपने किंग फोक के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ यहाँ पे लड़ रहे हो। तो इसीलिए क्या है, इसको एक हिस्ट्री के तौर पे जो है पढ़ा जाने लग गया। और ये एक बहुत बड़ी एक एपिक थी, बहुत डायनेमिक एपिक थी, जिसको अभी तक याद रखा जाता है। और यहाँ पे हिस्टोरियंस जो हैं, ये हमारे कह रहे हैं कि जो युद्ध है उसको याद करने के लिए महाभारत से बेस्ट सोर्स हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए क्या है, इसको हम एक एविडेंस के रूप में, एक एविडेंस ऑफ बैटल के रूप में इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑथर्स एंड डेट्स। यानी जितने ज़्यादा लेखक रहेंगे उतनी ही उनकी डेट्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं कि ये जो महाभारत है, ये जो टेक्स्ट है, ये किसने लिखी है, कब लिखी है ना। और बहुत अलग अलग तरीके की डेट्स भी इसमें मेंशन की गई हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ से अराइज हो रहे हैं। तो कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि महाभारत जो है ये चैरियट बार्ड्स के द्वारा कंपोज की गई है, जिनको सूतास भी बोला जाता था, यानी सूत भी बोला जाता था। ये लोग कौन होते थे? ये लोग सारथी हुआ करते थे। चैरियट को चलाते हैं ना, जो रथ को चलाने वाले जो सारथी होते हैं, ये वो हुआ करते थे। और ये क्या है, जैसे अगर उनकी जो मदर होती थी ना, वो ब्राह्मण कुल से होती थी, और जो पिता होते थे वो क्षत्रिय कुल से होते थे। मतलब अलग अलग कास्ट से होते थे ये लोग। और जब इन लोगों की मैरिज होती थी तो उनके जो बच्चे होते थे या उनकी जो जनरेशन हुआ करती थी, उसको हम चैरियट बार्ड्स के नाम से बोल सकते हैं, या सूत भी बोल सकते हैं, क्योंकि मोस्टली ये चैरियट बार्ड्स वाला ही काम करते थे। बार्ड्स कौन होते हैं? कवि होते हैं। और चैरियट क्या होते हैं? आपके सारथी। तो ये लोग क्या है, अपने राजाओं के साथ युद्ध में जाते थे, और उनकी बैटल फील्ड में जो हुई कहानी थी ना, उसके बारे में यहाँ पे बताते थे कि कैसे कैसे हमारे राजा ने फाइट करी, कैसे उन्होंने विजय प्राप्त करी, क्या उनके अचीवमेंट्स थे। तो ये सारा व्याख्यान जो है, ये अपनी किताबों में किया करते थे। तो इसीलिए उनको चैरियट बार्ड्स भी बोला जाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, 5th सेंचुरी बीसी के बाद जो है, पहले तो सारा व्याख्यान जो है ये चैरियट बार्ड्स ही लिखते थे। लेकिन बाद में क्या है, इसको किसने टेक ओवर कर लिया? ब्राह्मण्स ने टेक ओवर कर लिया। क्योंकि ब्राह्मण्स का कहना ये था कि कुरुस और पांचालास जो डायनेस्टीज हुआ करती थी ना, तो यही लोग इस तरीके से चैरियट बार्ड्स को रखते थे। लेकिन अभी समय जो है थोड़ा चेंज हो गया है, अभी बहुत सारे किंगडम्स आ गए हैं। तो थोड़ा सा इतिहास जो ज़्यादा लिखा जाएगा, हर तरीके से सिस्टमैटिकली उसको कंपोज किया जाएगा। इस तरीके से ब्राह्मण्स जो हैं ये अपना काम करना शुरू कर देते
देते हैं और चैरियट वार्स धीरे धीरे जो है वो कम होने लग जाते हैं। तो इस तरीके से जो सोशल वैल्यूज हैं वो कैसे कैसे रिप्लेस हो जाती हैं, ये हमें इस महाभारत इस स्टोरी के द्वारा जो है पता लगा है। आगे बढ़े तो हम देखेंगे कि 200 BC से लेके 200 CE का जो समय था ना, तो इस समय को बोला जाता है वर्शिप ऑफ विष्णु, यानी विष्णु भगवान की जो पूजा पाठ है ये ज़्यादा की जा रही थी उस समय पे। और विष्णु के ही रूप कौन थे? कृष्ण भगवान जो महाभारत में सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि 200 सेंचुरी से लेके 400 सेंचुरी के बीच में जो मनुस्मृति है ना, तो वहाँ पे हमें कुछ ऐसे डिडैक्टिक यानी उपदेश देने वाले कुछ सोर्सेज मिले हैं जिनको महाभारत के अंदर डाला गया है, क्योंकि धीरे धीरे जो ये डिडैक्टिक पोर्शन था ना ये बढ़ता चला गया। और इसी तरीके से महाभारत में पहले कभी 10,000 वर्सेस हुआ करते थे और धीरे धीरे ये आगे आके 1 लाख से भी ज़्यादा हो गए, क्योंकि उसमें जो श्लोक है ना, उसमें जो उपदेश हैं वो बढ़ते चले गए समय के हिसाब से। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि डिडैक्टिक फेज को जो है ये बाद में ऐड ऑन किया गया था। और महाभारत को किसने लिखा था? ये वेद व्यास ने लिखा था, ठीक है। लेकिन इन्होंने ही बोला है कि महाभारत जो है ये सबसे पहले गणेश भगवान जी ने लिखी थी। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है द सर्च ऑफ कन्वर्जेंस। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सदृशता होती है ना उसकी खोज किस तरीके से की गई थी। तो महाभारत में जैसे बहुत तरीके के हमने महाकाव्य देखे हैं, जैसे उसमें क्या है, हमने बैटल देखी हैं, है ना, हमने फॉरेस्ट के बारे में देखे हैं, हमने पैलेसेस के बारे में देखे, उनके सेटलमेंट्स के बारे में देखा है। लेकिन 1951 से लेके 52 के बीच में एक आर्कियोलॉजिस्ट आए थे जिनका नाम था बीबी लाल, ठीक है। इन्होंने क्या है, एक विलेज था उसको एक्सकवेट करवाया था जिसका नाम था हस्तिनापुर। ये कहाँ पड़ता है? मेरठ के अंदर पड़ता है। तो इसको एक्सकवेट करवाया तो इसमें क्या है, बहुत सारी ऐसी सिमिलैरिटीज मिली जो महाभारत के हिसाब से जो वहाँ का सेटलमेंट था उनके जैसी थी। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हस्तिनापुर जो है ये कॉमन नाम भी हो सकता है, जैसे कि महाभारत के अंदर भी हमने जो हस्तिनापुर देखा वो भी हो सकता है और भी कहीं प्लेस पे हो सकता है। तो चलो ये कोइंसिडेंस है, लेकिन ये गंगा द्वाब के पास था, ये कैसे कोइंसिडेंस हो सकता है? और वहाँ की जो बस्तियां हैं ना, वहाँ पे जो सब कुछ पाया गया है वो कुरु किंगडम वहाँ पे बसता था उस समय पे। तो इसलिए बीबी लाल जो है वो ये बताते हैं कि जो कुरु किंगडम वाला एरिया है ना वो आज की डेट में हस्तिनापुर जो गांव है मेरठ के अंदर वही है, ठीक है। और यहाँ पे जो है लाल ये भी फाउंड करते हैं, एक एविडेंस उनको ये भी मिला है, कुछ ऑक्यूपेशनल लेवल्स जो है वहाँ पे देखने को मिले हैं। तो अगर हम यहाँ पे सेकंड और थर्ड वाला देखें ना, तो यहाँ पे हमें कुछ मैचिंग देखने को मिलती है कि 12 सेंचुरी से लेके 7 सेंचुरी BC के पास, यानी अगर हम BC के समय पे जाएंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में गिनतियाँ आती हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उनके घरों का जो सेटलमेंट था ना, तो वहाँ पे क्या है, कच्ची ईंटें देखने को मिली हैं, मड ब्रिक्स देखने को मिले हैं, है ना। और वहाँ पे जो दीवारें हैं वो भी कच्ची ईंटों की हुआ करती थी। और जो सरकंडे होते हैं ना, जो एक तरीके से लकड़ियों के जो बैम्बू टाइप होते हैं ना, उनसे क्या है वहाँ पे छत बनाई गई थी और उस पर प्लास्टर किया गया था। और जो दीवारें थी वो भी आपकी सरकंडों की बनी हुई थी, उस पर प्लास्टर किया हुआ था। तो इस तरीके के घर जो है ये हमें देखने को मिले हैं सेकेंड फेज में। और अगर हम थर्ड फेज में आए तो यहाँ पे जो इनके घर हैं ये पक्की ईंटों पर आ जाते हैं और यहाँ पे धीरे धीरे जो है थोड़ा सा एडवांसमेंट होने लग जाता है। तो बीबी लाल यही कह रहे हैं कि जो थर्ड वाला पार्ट है ना, वहाँ पे कच्ची ईंटों की जगह पे हमें कुछ पक्की ईंटें भी देखने को मिली हैं, बर्न्ट ब्रिक्स भी देखने को मिले हैं। और यहाँ पे हमें कुछ ड्रेन्स भी देखने को मिले हैं, नाले वगैरह जो गंदा पानी बाहर निकालते थे। और यहाँ पे क्या है, हमें कुछ वेल्स भी देखने को मिले हैं, कुएँ हैं, इस तरीके से देखने को मिले हैं। तो इससे बोला जाता है कि यहाँ पे प्रॉपर सेटलमेंट जो है ये होता चला गया था। बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो सिटीज़ हैं वो एपिक में ऐड होने लग गई थी। और इधर बोल रहे हैं कि एक तरीके से अगर हम देखें 6 सेंचुरी BC के आसपास जो है अर्बन सेटलमेंट शुरू हो गया था, ये फ्लरिश्ड होना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि हमारे जो राइटर्स हैं कहीं ये कल्पना तो नहीं कर रहे हैं, कहीं इसी तरीके से मतलब कोई और एविडेंस नहीं मिल रहा है तो महाभारत को ही लेके उसको एविडेंस से जोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे अराइज हो रहा है। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें महाभारत में तो एक बहुत ही चैलेंजिंग एपिसोड है द्रौपदी जी का, ठीक है। द्रौपदी की मैरिज तो ऑलमोस्ट सभी जानते ही होंगे कि इनके जो हस्बैंड थे वो 5 थे, है ना। ये पॉलीएंड्री, इनकी जो शादी हुई थी वो पॉलीएंड्री के हिसाब से थी, मतलब बहुपति बोला जाता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक नरेशन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे हम देखेंगे सोर्स 16 द्रौपदीज मैरिज, ठीक है। तो यहाँ पे एक राजा होते हैं जिनका नाम होता है द्रुपद। ये कहाँ के राजा होते हैं, ये पांचाल के राजा होते हैं। और
ये एक कंपटीशन जो है ऑर्गेनाइज करते हैं और वहाँ पे एक चैलेंज रखते हैं अपनी बेटी के स्वयंवर के लिए। यानी अगर कोई व्यक्ति जो है मछली की आंख में तीर मार देगा तो मैं उससे अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। इस तरीके से द्रुपद जो है एक कंपटीशन यहाँ पे हेल्ड करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, द्रौपदी जो है वो वरमाला लेके खड़ी रहती हैं, जो भी व्यक्ति जो जीतेगा उसको वरमाला डाल देंगी। तो यहाँ पे इस तरीके से बताया जाता है। तो पांडवास जो है ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो वहाँ पे जो अर्जुन है वो क्या करते हैं, अर्जुन मछली की आंख में तीर मार देते हैं और फिर द्रौपदी जो है वो उनके गले में वरमाला डाल देती हैं और उनके साथ जो है अपने ससुराल आ जाती हैं, यानी कुंती के पास आ जाती हैं। ठीक, और कुंती जो है वो बिना देखे ही अपने बेटों को बोल देती हैं कि जो भी लेकर आए हो उसको आपस में बांट लो। तो इस तरीके से कुंती की आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पे क्या है, कुंती को बहुत दुख होता है कि मैंने ये क्या बोल दिया। ठीक है, तो वो अपनी मिस्टेक को जो है वो रियलाइज़ करती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब एक बार पहले क्या होता था कि अगर कोई आपसे बड़े लोग हैं उनके मुंह से अगर कोई वचन है वो निकल जाते थे या कुछ भी ऐसे शब्द निकल जाते थे तो लोग जो हैं उनको मानने की पूरी कोशिश करते थे। तो यहाँ पे जो युधिष्ठिर हैं वो भी ये डिसाइड करते हैं कि ठीक है, कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। तो क्या डिसाइड करते हैं कि द्रौपदी जो है वो हम सब की कॉमन वाइफ रहेंगी। ठीक है, तो जब ये चीज़ होती है, द्रुपद को पता लगती है, तो द्रुपद इसको प्रोटेस्ट करते हैं, इसके अपोज में खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो व्यास हैं वो ये कहते हैं कि जो पांडव है ना वो इंद्र भगवान के ही रूप हैं। ठीक है, उनके ही पुत्र हैं। तो इसी तरीके से क्या है, जो इंद्र भगवान की जो वाइफ हैं उन्होंने ही द्रौपदी के रूप में जन्म लिया है। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे जो नियति है इनके साथ रहने के लिए यहाँ पे निश्चित कर दी गई है कि ये जो द्रौपदी हैं ये सबकी कॉमन वाइफ रहेंगी, पांचों पांडव की। यहाँ पे जो वेदव्यास है वो ये बता रहे हैं कि एक यंग लेडी थी और उसने शिव की आराधना करके और एक्साइटमेंट में क्या है 5 हस्बैंड होने के लिए वरदान मांग लिया था। तो उसी तरीके से ये वही लेडी है जो द्रौपदी के रूप में जन्म ली है और इसको भी 5 पति का जो सौभाग्य है वो प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से ये कन्विंस कर रहे हैं, वेदव्यास जो है ये कन्विंस कर रहे हैं थ्रू द स्टोरीज। किसको कन्विंस कर रहे हैं, द्रुपद को कन्विंस कर रहे हैं, जो कि द्रौपदी के पिता हैं, जो कि इस मैरिज के अगेंस्ट में खड़े हुए थे। ठीक है, तो लास्ट में क्या होता है, जब द्रुपद ऐसी चीजें सुनते हैं तो वो भी कन्विंस हो जाते हैं और शादी के लिए मान जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक छोटा सा सोर्स देख लेते हैं हस्तिनापुर के बारे में। तो महाभारत में जो आदि परवान सेक्शन है ना, वहाँ पे इसका चित्रण किया गया है कि ये जो है इतना बड़ा था, इतना ज़्यादा प्रॉस्पेरस एरिया था, मतलब समुद्र की तरह भरा हुआ था। यहाँ पे इतने महल थे, इतने गेटवे थे, आर्चेस थे, है ना, मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरियस एरिया था, बहुत ज़्यादा रिच लोग थे यहाँ पे, बहुत समृद्ध था हर चीज़ से, और इसको इंद्र की नगरी बोला जाता था। तो इसीलिए क्या है, हस्तिनापुर जो है वो इंद्र की नगरी आज भी मानी जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।